बस्ती संख्या कफज व्याधियों में कम दी जाती है, 1 से 3। यूजुअली इन नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रैक्टिस वी फॉलो द 3। ठीक है। पित्तज में 5 से 7 और वातज में 9 से 11। अब ये जो है ये मिनिमम बस्ती संख्या है, मिनिमम बस्ती संख्या। ठीक है। वातज में कभी कभी हम जब योग बस्ती देते हैं तो योग बस्ती क्रम 7 दिन का भी हो सकता है, लेकिन जब बड़ा काल बस्ती क्रम देते हैं तो काल बस्ती क्रम हम कभी कभी 30 मतलब 29 डेज का भी दे सकते हैं। तो ये आप पेशेंट के तारतम्य से, पेशेंट को कितनी, जैसे पैरालिसिस का पेशेंट है तो पैरालिसिस के पेशेंट को हम बहुत सारी बस्ती देते हैं क्योंकि वो प्योर वातज व्याधि है। लेकिन बस्ती में, बस्ती आप कितनी भी दे दो, what you have to remember is basti always should be given in odd numbers, and the first basti and the last basti should be अनुवासन बस्ती। पहला बस्ती और आखिर का बस्ती अनुवासन बस्ती होना चाहिए। अब कहीं कहीं सिर्फ निरूह भी देते हैं, कहीं कहीं सिर्फ निरूह बस्ती भी देते हैं। कौन कौन से प्लेसेस में देते हैं मैं बताता हूँ। जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के पहले बस्ती दिया जाता है मल को निकालने के लिए। डिलीवरी के पहले मल को निकालने के लिए बस्ती दिया जाता है। क्यों बस्ती दिया जाता है मल को निकालने के लिए? क्योंकि अगर मल रहेगा तो उसके मतलब दो रीजन है। एक, अगर मल रहेगा तो जब डिलीवरी होगी तो द पेल्विक प्रेशर इज मोर, मतलब फीमेल पेल्विक प्रेशर इज मोर क्योंकि शी इज पुशिंग डाउनवर्ड्स। तो जब व्हेन द फीमेल इज पुशिंग डाउनवर्ड्स, वहां पर ऐसा ये नहीं होता कि ये पुश जो है ये सिर्फ यूटेरस पे ही जाना चाहिए, वो रेक्टम में भी जा सकता है। तो जो डॉक्टर बेचारा सामने खड़ा है उसके ऊपर मल की पिचकारी उड़ जाती है। तो दैट इज वन रीजन। सेकेंड रीजन इज दैट कि द यूटेरस, बिकॉज इट हैज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑल द अदर एरियाज। यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पेल्विस में 2 अदर ऑर्गन्स होते हैं जिसमें सामान भरा हुआ रहता है। वन इज द ब्लैडर, वन इज द रेक्टम। तो these two organs should be emptied। अब ब्लैडर को तो हम एम्प्टी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा भी मल रेक्टम में हो तो वो प्रेशर से बाहर आ जाता है। मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी द होल टेबल गेट स्पॉइल। दैट इज वाई बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी में जैसे ही लेबर पेन चालू हो जाए, स्पेसिफिकली फॉर प्राइमी, स्पेसिफिकली फॉर प्राइमी, प्राइमी इज द फर्स्ट चाइल्ड। तो स्पेसिफिकली फॉर प्राइमी जैसे ही ये चालू हो जाए, लेबर पेन्स चालू हो जाए, तो उसको एक बस्ती दे देते हैं ताकि मल विसर्जन हो जाए। तो ऐसे टाइम पे सिर्फ निरूह बस्ती दिया जाता है। और एक दो इंस्टेंसेस बताता हूँ जिसमें सिर्फ निरूह बस्ती दिया जाता है। एक, मतलब जब मूत्राशमरी है, तो अगर मूत्राशमरी है और मूत्राशमरी अटकी हुई है, किडनी स्टोन अटका हुआ है, तो उस टाइम पे भी सिर्फ निरूह बस्ती दिया जाता है। अगर मल ग्रथित हो गया है, मल अगर ग्रथित हो गया है, तब भी अनुवासन के बाद तुरंत निरूह दिया जाता है, क्योंकि अनुवासन जो है मतलब 6-8 घंटे का राह में ही देखते हैं। वहां पर पहले अनुवासन दे देते हैं ताकि अ, मल नरम पड़ जाए तेल से, और फिर निरूह दे देते हैं ताकि वो मल नरम पड़ा हुआ, जो तेल से नरम पड़ा हुआ मल है वो निकल जाए। तो अनुवासन और निरूह बैक टू बैक देते हैं ऐसे स्टेजेस में। तो बस्ती जो है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट चिकित्साज फॉर द पेल्विक रीजन। ओके। तो अब हम चलते हैं। हाँ, तो वातज में बस्ती ज्यादा क्यों जाती है? क्योंकि प्योर वात रोग में वात को कम करने के लिए, अगर आपको वात के स्थान याद हो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो आए थे, तो उसमें क्या कहा गया था? पक्वाशय कटी सद्धि श्रोत्र अस्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य। ये सब वात के स्थान है। स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। पक्वाधान ये विशेष स्थान है। अब ये विशेष स्थान का महत्व क्या है? विशेष स्थान उसको क्यों कहा गया है? उसका कारण ये है कि अगर आप पक्वाशय के वात को शांत करोगे, पक्वाशय में जो वात है उसको शांत करोगे,
तो ऑटोमेटिकली बाकी शरीर का वात शांत हो जाता है। जैसे मेरे लेक्चर में कोई बैक बेंचर्स बड़बड़ कर रहे हैं, उनको देख के जो मिडिल बेंचर्स हैं या थोड़े बहुत फ्रंट बेंचर्स हैं वो भी बड़बड़ कर रहे हैं। तो अगर मैं बैक बेंचर्स को चिल्लाऊंगा तो ऑटोमेटिकली, मैंने मिडिल बेंचर या फ्रंट बेंचर को नहीं चिल्लाया, लेकिन ऑटोमेटिकली दैट सेम थिंग गेट्स कैरिड अवे टू द मिडिल बेंचर्स और फ्रंट बेंचर्स ऑल्सो। जैसे गोडाउन में माल खत्म हो जाएगा तो शोरूम का माल भी बिकना कम हो जाएगा। तो वैसे ही पक्वाशयस्थ वात को शांत करने के लिए, पक्वाशय मतलब जहां पक्व अन्न रहता है वो, अब पक्व अन्न कहाँ रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, क्योंकि द डिस्टल पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द रेक्टम, यहाँ पर अन्न पक्व हुआ रहता है। द ओनली एब्जॉर्प्शन विच इज टेकिंग प्लेस देयर इज वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन। और इसीलिए अगर मल लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा देर तक रह गया तो मल का वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और मल ग्रथित या कड़क होना चालू हो जाता है। सो एक बार अगर आपको मल की संवेदना आई है और आप मल विसर्जन नहीं करते हो, तब अगली बार जब आप मल विसर्जन करने को जाते हो तो शुरुआत का जो मल निकलता है उसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो बस्ती संख्या ऑड है, ध्यान रखिए, 1 3 5 7 9 11, ऑल ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 इन सीक्वेंस। इसके बाद हम चलते हैं विरेचन और निरूह में अंतर कितना रखना है, क्योंकि पहले वमन देना है, फिर विरेचन देना है, फिर बस्ती देना है। अब बस्ती में पहले तो अनुवासन देना है, पहले अनुवासन देना है, वो तो हमने समझ लिया था, लेकिन बाद में निरूह भी देना पड़ेगा। तो विरेचन और निरूह में अंतर कब कितना रखें, मतलब अगर विरेचन के बाद निरूह देना हो तो कितना डिस्टेंस रखना चाहिए। तो चरक ने कहा है कि विरेचन तथा निरूह में 7 दिन का अंतर रखना चाहिए। अब ये तो उल्टा हो गया, एक बार तो वो बोल रहे हैं कि 3 5 7, एक बार बोल रहे हैं 7 दिन का अंतर रखो। तो इसमें ऐसा है कि अगर हम अल्प शुद्धि में 3 दिन का अंतर रखें विरेचन और निरूह, विरेचन और बस्ती में, तो चौथे दिन से छठवें दिन तक, मतलब चौथा पांचवा छठवा, निरूह बस्ती नहीं देना चाहिए, अनुवासन बस्ती देना चाहिए। अगर मध्य शुद्धि है और अगर हम 5 दिन का अंतर रखें तो छठवें दिन अनुवासन बस्ती देना चाहिए, फिर 7वें दिन आप निरूह बस्ती दे सकते हैं। ठीक है, और ये तो हमको मालूम है कि अगर 7 दिन का अंतर रखे अवर शुद्धि है तो 7 दिन के अंतर में पहला बस्ती हमेशा अनुवासन देना चाहिए। तो ये विरेचन और निरूह में 7 दिन का अंतर क्यों रखने को बोला है। सेम गोज अदरवाइज, अगर आप बस्ती के बाद विरेचन दे रहे हैं तो लास्ट वाले निरूह के बाद 7 दिन का अंतर रखना चाहिए विरेचन के लिए। तो विरेचन के 7 दिन बाद निरूह और निरूह के 7 दिन बाद विरेचन। अब निरूह के 7 दिन बाद विरेचन आप इजीली दे सकते हैं, क्योंकि निरूह के बाद एक अनुवासन आएगा, उसके बाद मिनिमम 3 दिन का नेहन स्वेदन आएगा और उसके बाद विरेचन आएगा। तो ये 7 दिन का तो आप आराम से दे सकते हो, लेकिन विरेचन के बाद 7 दिन निरूह देने को क्यों कहा गया है, क्योंकि विरेचन और निरूह ये दोनों जो चीजें हैं ये मल को खींच के निकालने वाली हैं। लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, इन दोनों एरियाज में क्षोभ उत्पन्न करने वाली है। क्षोभ, जैसे विरेचन और बस्ती क्या है, आपने हाथ डाल दिया गुद भाग से और खींच के मल को निकाल रहे हैं, तो जहां से भी मल को खींच के निकाल रहे हैं वहां पर इरिटेशन होगा, वहां पर वाटर एब्जॉर्प्शन का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो ये इन्फ्लेमेशन को शांत करने के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी को रिस्टोर करने के लिए 7 दिन का अंतर रखने को कहा गया है। तो इस स्लाइड से ध्यान रखने की ये है कि विरेचन के 7 दिन के बाद निरूह और निरूह के 7 दिन के बाद विरेचन। विरेचन के 7 दिन के बाद जब निरूह दे रहे हो या निरूह के 7 दिन के बाद जब विरेचन दे रहे हो तो बीच में अनुवासन बस्ती जरूर से देना चाहिए, क्योंकि अनुवासन बस्ती इन्फ्लेमेशन को कम करता है। हमको चमड़ी पे जब फोड़े आते हैं
कोई इरिटेशन होता है या कोई शोथ हो जाता है, तो जैसे हम तेल लगाते हैं तो शोथ शांत हो जाता है, तो वैसे ही इंटरनल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्पेसिफिकली द डिस्टल पार्ट दैट इज द डिसेंडिंग कोलन, वो डिसेंडिंग कोलन और रेक्टम को इन्फ्लेमेशन को शांत करने के लिए ये अंतर रखने को बोला गया है। अब निरूह के लाभ, निरूह देने से क्या क्या लाभ होते हैं। देखो, ये श्लोक अगर आप हो सके, मैंने जितने इंपॉर्टेंट श्लोक हैं उतने ही लिखे हैं, बाकी बीच के श्लोक बिल्कुल नहीं लिखे, एंड आई एम गोइंग टू यूज द सेम थिंग फॉर ऑल सिद्धिस्थान अध्याय। तो निरूह के लाभ क्या क्या है। बस्तिर वयस्थापयिता, वयस्थापन, वयस्थापन मतलब बुढ़ापे को दूर करता है। दूर करता है मतलब बूढ़े आदमी में निरूह देंगे तो वो जवान नहीं हो जाएगा, लेकिन उसका जो बूढ़ा होने का रेट है वो कम हो जाएगा। तो बस्तिर वयस्थापयिता, सुख, सुख यहाँ मतलब अच्छा लगना नहीं, लक्षण मुक्त हो जाना, ये सुख है। व्याधि के लक्षणों से मुक्त हो जाना। सुख, आयु, बल, अग्नि, मेधा, स्वर, वर्णकृत, वर्णकृत च। तो क्या क्या बढ़ जाता है। लक्षण कम हो जाते हैं, आयु बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है, अग्नि बढ़ जाता है, मेधा मतलब बुद्धि बढ़ जाती है, स्वर अच्छा हो जाता है। स्वर अच्छा होने का कारण क्या है, क्योंकि स्वर वात का कारण है। तो अगर स्वर भेद हो जाता है, वात बढ़ के स्वर भेद हो जाता है, तब भी बस्ती काम करता है। और वर्णकृत, वर्ण भी निखर जाता है। सर्वार्थकारी, सर्वार्थकारी का मतलब है सभी चीजें जिसके लिए निरूह दिया जा रहा है वो अर्थ ठीक से हो जाते हैं। शिशु, वृद्ध, आयु नाम निरत्य सर्वगदापश्च। तो शिशु और वृद्ध में अगर निरूह बस्ती दिया जाए तो उसका निरत्य, निरत्यय सर्व गदापश्च मतलब सभी रोगों को दूर करने वाला होता है। विट, श्लेष्मा, पित्त, अनिल, मूत्र, कर्षि, कर्षि मतलब निकालने वाला, कर्षण, कर्षि मतलब निकालने वाला। क्या क्या निकालता है। विट मतलब मल, श्लेष्म मतलब पित्त, श्लेष्म मतलब कफ, पित्त मतलब पित्त, अनिल मतलब वात, और मूत्र, मूत्र को भी निकाल देता है। इसीलिए मूत्राशमरी, किडनी स्टोन में भी जब पेशेंट ज्यादा दर्द वाला हो तो आप बस्ती दे सकते हैं। दार्ढ्यावहा, शरीर को मजबूत करता है। शुक्र बल प्रदश्च, शुक्र और बल को प्रदान करता है। देखो, बल बल बलकारी है, इसीलिए बल ये वर्ड दो बार आया है, लेकिन ऊपर वाला बल जो है वो शरीर के बल के लिए यूज हुआ है। यहाँ का बल जो है ये मैथुन के बल के लिए यूज हुआ है। विश्वक स्थितम दोषचयम निरस्य, विश्वक, विश्वक मतलब विश्व को चलाने वाला। विश्व को कौन चलाता, विश्व को चलाता है वायु। तो विश्वक स्थितम दोषचयम, वायु को विशेष रूप से निकालने वाला है, वायु को विशेष रूप से निकालने वाला है। निरस्य सर्वान विकारान शमयेत निरूह, सभी विकार जिसमें निरूह बस्ती देने का विधान है उनको कम करता है। तो ये मत समझिए कि अनुवासन बस्ती श्रेष्ठ है और निरूह बस्ती कनिष्ठ है। निरूह बस्ती भी अनुवासन बस्ती इतना ही पावरफुल है। रादर मेरे प्रैक्टिस में मैंने जो देखा गया है कि अनुवासन बस्ती के बाद जितना फायदा नहीं होता उतना फायदा निरूह बस्ती के बाद होता है। बिकॉज अनुवासन बस्ती सिर्फ बल और इन्फ्लेमेशन ये दो चीज पे चलता है, लेकिन निरूह बस्ती में अलग अलग प्रकार के काढ़े, क्वाथ हम देते हैं। इसीलिए निरूह बस्ती में
लाभ सबसे ज्यादा होता है। अब निरूह बस्ती में लाभ सबसे ज्यादा क्यों होता है, इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? जी हाँ है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि डिस्टल कोलन, डिसेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन आपके लेफ्ट साइड पे रहता है। इफ यू रिमेंबर योर एनाटॉमी, द डिसेंडिंग कोलन इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमेन। और बस्ती जब देते हैं तो बस्ती विधि जो है उसमें हमने ये सीखा था कि रोगी को लेफ्ट साइड में लिटा के, वाम पार्श्व में लिटा के, पांव को ऊपर करके बस्ती दिया जाता है। लेफ्ट राइट पांव को ऊपर करके बस्ती दिया जाता है, राइट पांव को पेट की तरफ लेके बस्ती दिया जाता है। तो जो बस्ती हम देंगे दैट इज 1.5 लीटर्स अप्रोक्सीमेटली। तो 1.5 लीटर बस्ती देने के बाद योर रेक्टम इज अराउंड 700 ml, 500 to 700 ml। ऑफकोर्स छोटे बच्चों में और भी कम होता है, तो उसमें निरूह बस्ती की मात्रा और कम हो जाती है। तो 700 ml के रेक्टम भर जाने के बाद ये बस्ती फ्लो हो जाता है डिस्टल कोलन पे। और डिस्टल कोलन बिकॉज लेटा हुआ है, रोगी लेटा हुआ है, तो ये डिस्टल कोलन में फैलना चालू हो जाता है, थोड़ा सा ट्रांसवर्स कोलन में भी चला जाता है। और ये जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। और जितने भी क्वाथ हैं, व्हाट इज दैट, दे आर वाटर एक्सट्रैक्ट्स। सेकेंड ईयर भैषज्य कल्पना, क्वाथ इज व्हाट, वाटर एक्सट्रैक्ट्स। तो ये जो वाटर एक्सट्रैक्ट्स हैं, इसमें जो भी द्रव्य है वो पानी में पहले ही घुला हुआ है। तो बिकॉज वाटर एक्ट्स एज अ वेहिकल, water acts as a vehicle, therefore most of the औषधि द्रव्य get absorbed during निरूह बस्ती। भले वो 15 ही मिनट क्यों नहीं हो, लेकिन निरूह बस्ती से वाटर एक्सट्रैक्ट फटाफट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो दैट इज द रीजन दैट निरूह बस्ती acts better for reducing complaints than अनुवासन बस्ती। rectal absorption is the highest absorption, rectal absorption is the highest absorption because even your body knows that एक बार रेक्टम से चीज निकल गई तो ना मैं उसको खा सकता हूँ वापस और ना उससे कुछ मिलने वाला है। तो दैट इज वाई इवन छोटे बच्चों में जब बुखार आता है तो ओरल पैरासिटामोल देने से गुद भाग से रेक्टल सपोजिटरी देना। सपोजिटरी मतलब एक एक गोली होती है जिसको बाहर से वाटर सोल्यूबल कोटिंग होता है और उस गोली के अंदर लिक्विड होता है जो वाटर सोल्यूबल पैरासिटामोल होता है। तो जैसे ही उसको रेक्टम में डाल देते हैं वो गोली पिघल जाती है। इट इज नॉट अ गोली, इट इज एन एम्प्यूल। तो वो एम्प्यूल पिघल जाता है और पैरासिटामोल का एब्जॉर्प्शन होना चालू हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जिनको पैरासिटामोल ज्यादा उल्टी कर देते हैं या ज्यादा प्रमाण में क्या कहते हैं उसको, एसिडिटी हो जाती है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स आ जाता है ओरली पैरासिटामोल देने के बाद, उनको पैरासिटामोल की सपोजिटरी देते हैं। इवन modern medicine has agreed that the rectal absorption is the most, इसीलिए निरूह बस्ती का लाभ होता है। अब अनुवासन से लाभ देखेंगे। देखो निरूह बस्ती का श्लोक बड़ा था, अनुवासन बस्ती का श्लोक छोटा है, तो इसका मतलब अनुवासन बस्ती जो है उसके गुण निरूह बस्ती से कम है। लेकिन फिर अनुवासन बस्ती के क्या गुण हैं देखेंगे। देह निरूहेण विशुद्ध मार्गे, मतलब इनका कहना यह है कि देह निरूहेण विशुद्ध मार्गे, अनुवासन बस्ती का लाभ जो है वो निरूह बस्ती देने के बाद चालू होता है। तो पहले अनुवासन बस्ती हमको क्यों देना है, अनुवासन बस्ती हमको पहले देने को बोला गया है। और इनका कहना यह है कि देह निरूहेण विशुद्ध मार्गे, मतलब निरूह बस्ती देने के बाद अनुवासन बस्ती के लाभ आना चालू हो जाता है। तो निरूह बस्ती जो है वो अंदर चिपके हुए मल को निकाल देता है, तो एब्जॉर्प्शन और बढ़ जाता है और तब अनुवासन बस्ती का लाभ सच में आना चालू हो जाता है। जो पहला अनुवासन बस्ती दिया जा रहा है वो तो सिर्फ निरूह बस्ती को मल को निकालने के लिए यूजफुल हो इसीलिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो देहे निरूहेण विशुद्ध मार्गे संस्नेहनम वर्ण बलप्रदम च। स्नेहन होता है, किस चीज का स्नेहन होता है, लोकल स्नेहन तो होता ही है, साथ में शरीर का भी स्नेहन हो जाता है।
वर्ण बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है। न तैलदानात् परम परम अस्ति किंचित द्रव्यम विशेषेण समीरणार्थे। तो समीरणार्थ मतलब वात से जो आर्त है या वात से जो रोगी है उसमें विशेष रूप से तैलादानात अनुवासन बस्ती, तैल का आदान, तैल को शरीर में डालना, तैल का आदान जो है उससे परम, उससे अच्छा कोई बस्ती नहीं है। तो अनुवासन बस्ती का कार्य इतना ही है कि पक्वाशयस्थ वात को शांत करे, पक्वाशय के वात को शांत करे, इतना ही अनुवासन बस्ती का काम है। पक्वाशय के वात को शांत करे, मल को मृदु करे ताकि निरूह बस्ती से वो निकल जाए। तो अनुवासन बस्ती कैसे काम करता है? स्नेहेन रौक्षम, स्नेह है इसलिए रुक्षता, रुक्षता कम करता है। लघुताम गुरुत्वाम औष्ण्याच शैतम, वात लघु होता है तो तेल जो होता है वो गुरु होता है, तो गुरु लघु गुण को कम करता है, स्नेह रुक्ष गुण को कम करता है, और अनुवासन बस्ती कोई भी बस्ती हमेशा कोष्ण दिया जाता है। कोष्ण का मतलब है थोड़ा सा लूकवर्म, गुनगुना, जैसे हम हल्के गर्म पानी से स्नान करते हैं ना, वैसे बस्ती देते वक्त हमेशा ये ऑफकोर्स व्यापद में वापस आएगा, लेकिन बस्ती देते वक्त ये याद रखने की जरूरत है कि जो बस्ती हम दे रहे हैं उसमें हम पहले बस्ती द्रव्य में उंगली डाल के देखें, बहुत गर्म तो नहीं है ना, क्योंकि अनुवासन बस्ती और निरूह बस्ती ये दोनों बस्तियां जितने ज्यादा देर तक रहे उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो औष्ण्याच शैतम में लघु उष्ण या हल्का उष्ण गुण से शैत्य को, पवन शीत है, ठीक है, तो पवन से हत्वा, ये इन गुणों की वजह से वो पवन को या वात को हत मतलब नाश कर देता है। तैलम ददात्याशु मनः प्रसादम वीर्यम बलम वर्णम अथाग्नि पुष्टिम, तैल देने के बाद ददात्याशु, तैलम ददात्याशु, ददात्याशु मतलब देने के बाद तुरंत, मनः प्रसादम मन को प्रसाद देता है मतलब अच्छा लगने लगता है। वीर्यम बलम वर्णम, तो देखो निरूप बस्ती भी वीर्य बल और वर्ण को बढ़ाने वाला है, और अनुवासन बस्ती भी वीर्य बल वर्ण को और अग्नि को बढ़ाने वाला है। तो ये अनुवासन बस्ती के लाभ हो गए। ध्यान रखिए बस्तियों में दोनों बस्ती उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अनुवासन बस्ती ज्यादा जरूरी तब होती है जब वात विशेष रूप से बढ़ा हुआ हो। जब वात विशेष रूप से बढ़ा हुआ हो तो हम अनुवासन बस्ती की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब ज्यादा अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। तो 48 स्टूडेंट्स, एक्चुअली 50 स्टूडेंट्स आए थे। We will first take the attendance. तो नेक्स्ट टॉपिक इज बस्ती किसे दें, बस्ती किसको देनी चाहिए। तो वात के नानात्मज विकारों में बस्ती देनी चाहिए, क्योंकि उसमें प्योर वात बढ़ा हुआ है। तो वात के नानात्मज खंज, पांगुल्य, कुब्ज, इसमें बस्ती देनी चाहिए। अन्नवह स्रोतस में अगर वात वृद्धि हो, अन्नवह स्रोतस में वात वृद्धि हो तब भी बस्ती देनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी प्योर वातज विकार है। वातज योनि व्यापक की चिकित्सा में हमने बस्ती का महत्व देख ही लिया। तो जिसको भी वातज, जिसको मतलब जिस फीमेल को भी वातज योनि व्यापक है उसको बस्ती देनी चाहिए। गर्भधारणा में अगर तकलीफ है तो आप दोनों को बस्ती दे सकते हो। गर्भधारणा में तकलीफ है तो दोनों को बस्ती दे सकते हो। यहाँ पर अनुवासन निरूह ही नहीं, सिर्फ अनुवासन निरूह ही नहीं, आप उत्तर बस्ती का भी प्रयोग कर सकते हो। उत्तर बस्ती का भी सिद्धि स्थान में आगे के चैप्टर्स में वर्णन है। उसके बाद क्षीण इंद्रिय और कृश नर को, कृश जब कार्श देखा हमने सेकेंड ईयर में, तो कार्श में वात का अनन्य साधारण महत्व है। तो इसीलिए क्षीणेन्द्रिय या कृश नर को भी आप बस्ती दे सकते हो।
उष्मा से हुए हुए रोग में शीत तथा शीत से हुए हुए रोग में उष्ण बस्ती दे सकते हो। तो जिसका पित्त बढ़ा हुआ है उसमें शीत बस्ती दे सकते हो, या उष्मा से उष्ण गुण बढ़ा हुआ है शरीर में उसको आप शीत बस्ती दे सकते हो, और शीत गुण ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको आप थोड़ा सा उष्ण बस्ती भी दे सकते हो। तो बस्ती किसके देना चाहिए? बेसिकली वातज विकारों में ज्यादा बस्ती देना चाहिए। गर्भधारणा में अगर तकलीफ है या योनि व्यापन है वातज, तब बस्ती देना चाहिए। और पुरुष नर को भी बस्ती दे सकते हैं। बस्ती किसे नहीं देना चाहिए? तो अब यहाँ पर दो अलग अलग चीजें बताई हैं। अनुवासन बस्ती गुरु होती है, स्निग्ध होती है। तो जो रोग हैं जिसमें कफ बढ़ा हुआ है विशेष रूप से, उसमें अनुवासन बस्ती नहीं देनी चाहिए। जैसे कुष्ठ है, प्रमेह है, अति स्थूल व्यक्ति है, या नवज्वर है जिसमें कफ या आम बढ़ा हुआ है, उसमें अनुवासन बस्ती नहीं देनी चाहिए। निरूह बस्ती किसे नहीं देनी चाहिए? जो क्षतक क्षीण है, क्योंकि निरूह बस्ती वात को तो शांत करता है, लेकिन निरूह बस्ती जो है वो बल को या मल को खींच के निकालता है, इसीलिए वो जो पेशेंट है उसमें वात बढ़ने के वापस चांस रहते हैं। तो क्षतक क्षीण जो है जिसका पहले ही बल कम है, जो मतलब कोई भी पंचकर्म टॉलरेट नहीं कर सकता, या क्रुश है जो पंचकर्म टॉलरेट नहीं कर सकता, तो उसको क्षतक क्षीण में, क्रुश में, दुर्बल में, या जिसको मूर्छा आई है उसको निरूह बस्ती अवॉइड करनी चाहिए। तो अब इसको समझ के आपने क्या समझा है कि जो कफ वृद्धि वाले रोग हैं या जो आम वृद्धि वाले रोग हैं उसमें सिर्फ अनुवासन नहीं देना चाहिए, बाकी सभी पेशेंट्स में आप सेफली अनुवासन दे सकते हैं। और निरूह सिर्फ जो बलहीन व्यक्ति है उसमें नहीं देना चाहिए, बाकी सभी पेशेंट्स में आप सेफली निरूह दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बस्ती किसे ना दे वो हो गया। बस्ती आधी चिकित्सा बताई है, मतलब पूरे चिकित्सा से हम जितनी भी चिकित्सा करते हैं स्पेसिफिकली पंचकर्म चिकित्सा, उसमें आधी चिकित्सा बस्ती है। इतना इम्पोर्टेंस है बस्ती का, इसीलिए केरला में जो पंचकर्म करते हैं उसमें बस्ती का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इस स्लाइड को हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1 ही मिनट रह गया है। ये स्लाइड करेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द होल श्लोक, तो हम 1 मिनट पहले इस मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।